हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी किसी समीकरण को बैलेंस करना। देखते हैं किस प्रकार। ये एग्ज़ाम के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्ज़ाम में आती हैं। देखते हैं कि इस प्रकार इसे हम संतुलित कैसे करते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और ये सभी एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट। देखो ऐसा आता है पेपर में, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, एरो का निशान है बेरियम सल्फेट। अब हमें यहाँ फिलअप दे रखा है, फिलअप में क्या भरना है, हमें दे रखा फिलअप में क्या भरना है। तो इसको फिलअप करने के लिए मैं रिएक्शन को लिखूँगा इस रूप में कि सोडियम सल्फेट है तो मैंने सोडियम सल्फेट लिख दिया है, ये बेरियम क्लोराइड है तो मैंने बेरियम क्लोराइड लिख दिया है। इनके अणुसूत्र मुझे पता होना चाहिए कि सोडियम सल्फेट का अणुसूत्र Na2SO4 है और बेरियम क्लोराइड का जो अणुसूत्र है वो BaCl2 है। और जो साथ में बन रहा है, एरो के बाद जो उत्पाद बन रहा है वो बन रहा है बेरियम सल्फेट बन रहा है। अब मुझे पता लगाना है कि साइड में जो बनेगा, इसके साथ जो बनने वाला उत्पाद है वो कौन सा है। देखो यहाँ ये फिलअप है। तो हम देखते हैं कि जब सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से करते हैं तो सोडियम सल्फेट का पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज जाएगा, बेरियम क्लोराइड का जो क्लोराइड है उसके नेगेटिव चार्ज से जुड़ जाएगा, यानी इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़ जाता है। जो क्या बनेगा, एक बार तो बनेगा बेरियम सल्फेट, यानी जब बेरियम इसके सल्फेट के साथ जुड़ता है तो बेरियम सल्फेट बनाता है। अब बनने वाला उत्पाद कौन सा है, दूसरे वाला। ये तो एक तो बन चुका है ये वाला, अब दूसरा कौन सा बनेगा, Na और Cl बच चुका है अभी। तो Na और Cl को ध्यान रखना है कि जब N और Cl क्रिया आपस में मिलेंगे तो बनाएंगे NaCl। तो ये फिलअप में यहाँ आ जाएगा इधर, यानी NaCl का नाम है सोडियम क्लोराइड। इस प्रकार हम भर देंगे सोडियम क्लोराइड, तो हमारा फिलअप ये पूरा हो जाएगा। इस यहाँ पर भरा जाएगा सोडियम क्लोराइड। ये हमारी पहली रिएक्शन थी। इसी प्रकार दूसरी रिएक्शन है, मरकरी ऑक्साइड है और जब मरकरी ऑक्साइड को ऊष्मा दी जाती है यानी उसे गर्म किया जाता है तो मरकरी बनती है और साथ में प्लस दे रखा है और यहाँ पे हमें पता नहीं है कि यहाँ क्या आएगा। तो इसको समझने के लिए मैंने रिएक्शन लिखी हुई है, मैं इसको दे देता हूँ रिएक्शन का रूप। मरकरी ऑक्साइड है HgO लिखा, ऊष्मा ली दिया ऊपर एरो के ऊपर, यानी प्रेरक के रूप में ऊष्मा काम करेगी। और जैसे ही HgO यानी मरकरी ऑक्साइड को गर्म करा है ऊष्मा देकर, तो हमें क्या मिला है, मरकरी मिली है, Hg मिला है और साथ में क्या मिलेगा ये हमें पता नहीं है, यानी ये फिलअप के रूप में है। यहाँ हमें खाली स्थान भरना है। पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि मरकरी हमारी बन चुकी है। अब क्या बचा हुआ है भाई, HgO था, HgO में से Hg बाहर निकल चुका है तो क्या बचा, साथ में ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो ऑक्सीजन मिलेगा यहाँ। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन। क्या आएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन। इसी प्रकार अब हमारा नेक्स्ट है जिंक की क्रिया कराई जाती है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से के साथ क्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है। अब साथ में क्या बनेगा इसका हमें पता नहीं है। इसका पता लगाने के लिए हम इस प्रकार की रिएक्शन तैयार करते हैं। जिंक को लिखते हैं जिंक और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4। और जब आपको पता होगा, सक्रियता श्रेणी आपने पढ़ी होगी, तो सक्रियता श्रेणी के आधार पर हम देखते हैं कि क्या बनने वाला। हम देखते हैं कि जिंक का स्थान सक्रियता श्रेणी में, जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, अर्थात जिंक की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक है। तो जिंक क्या करेगी, सल्फ्यूरिक अम्ल में से H2 को विस्थापित कर देगी, यानी जिंक अधिक क्रियाशील धातु होने के कारण सल्फ्यूरिक H2SO4 में से, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में से H2 को विस्थापित करने का गुण रखती है जिंक। तो जिंक क्या करेगी, इसको तो H2SO को बाहर निकाल देगी और स्वयं उसके स्थान पर आ जाएगी। तो यहाँ क्या बनेगा, अब यहाँ पे क्या आ गया, H2 आ चुका है, H2 यानी यहाँ आएगा हाइड्रोजन, यहाँ भरा जाएगा हाइड्रोजन। तो हमें इस प्रकार याद रख करनी है ये रिएक्शन है। अब हमारा नेक्स्ट है आयरन है और आयरन की क्रिया कराई गई है कॉपर सल्फेट के साथ। आयरन की क्रिया कराई गई है कॉपर सल्फेट के साथ और यहाँ पर रखा गया खाली स्थान, यानी फिलअप हमें भरना है और साथ में दे रखा कॉपर दे रखा। तो आयरन को आयरन लिखेंगे, Fe लिखेंगे, कॉपर सल्फेट को CuSO4 लिखेंगे। और फिर हमें थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए समीकरणों का। फिर हम जाएंगे सक्रियता श्रेणी पर। हमने इसे सक्रियता श्रेणी के आधार पर हम हल करेंगे। हम देखते हैं कि इसमें Fe है, Cu है और Cu का स्थान Fe से नीचे है, अर्थात Fe का स्थान Cu से ऊपर है। Fe Cu से अधिक ऊपर होने के कारण, सक्रियता श्रेणी में ऊपर होने के कारण Fe Cu से अधिक क्रियाशील है। तो Fe क्या करेगी, इस CuSO4 के विलयन में से Cu को विस्थापित कर देगी और स्वयं उसके स्थान पर आ जाएगी, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये को आ गई है।
और सी को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, अलग निकाल दिया। तो इस प्रकार यहाँ क्या आ जाएगा खाली स्थान पर FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, यहाँ पर आ जाएगा फेरस सल्फेट, हिंदी में लिख रहा है यहाँ पे फेरस सल्फेट। तो ऐसे याद करना आसान पड़ेगा आपको। अब है कैल्शियम कार्बोनेट। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे ऊष्मा अपघटन यानी ऊष्मा के द्वारा इसे अपघटित किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट में ऊष्मा डाली जाएगी, गर्म किया जाएगा, तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में, और साथ में हमें पता नहीं है कि क्या आएगा। तो इसको समझने के लिए हम एक रिएक्शन दे रखी है। पहले लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है CaCO3, और इसे ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे, और जैसे ही इसे ऊष्मा देकर गर्म करते हैं ये अपने अवयवी तत्वों में अपघटित हो जाती है। जैसे कि इसमें से निकलेगा CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा, और कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में बनेगी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो आप देख रहे होंगे यहाँ तक कैल्शियम ऑक्साइड तो हमारे पास है, ऊपर लिखा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पर CO2 नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर लिखा जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार जिंक है, जिंक क्या कर रही है, जिंक सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया, जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कराई जा रही है। जैसे ही जिंक सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करेगा जिंक नाइट्रेट बनाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या भरा जाएगा इसका हमें पता नहीं है। इसको मालूम करने के लिए हम इसे रिएक्शन का रूप देकर उसे हल करेंगे, और जो वहाँ पर आएगा उसे भर देंगे। जैसे कि जिंक को लिखेंगे Zn, सिल्वर नाइट्रेट को लिखेंगे AgNO3। इस माध्यम से इन समीकरण को लिखना आसान होगा। सिल्वर नाइट्रेट लिख देगा AgNO3। अब देखते हैं कि ये इसके साथ रिएक्शन करता हूँ। जैसे जिंक AgNO3 के साथ क्रिया करेगा तो बनाएगा आपका ZnNO3 का होल ट्वाइस, यानी जिंक नाइट्रेट बनाएगा। देखो लिखा हुआ जिंक नाइट्रेट, तो हमें जिंक नाइट्रेट का सूत्र पता होना चाहिए। जिंक नाइट्रेट का सूत्र होता है ZnNO3 का होल ट्वाइस, और साथ में क्या बन रहा है Ag। देखो Ag विस्थापित हो जाएगा, Ag को होने गया अलग है, तो यहाँ पर आएगा सिल्वर यानी चांदी, सिल्वर आ जाएगा यहाँ पे। अभी नेक्स्ट है आयरन। जब आयरन जल से किया करता है, देखो आयरन का सूत्र लग दिया, जल का सूत्र लिखा, अणु सूत्र लिखा, और क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है हाइड्रोजन। बाहर क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है, लेकिन हाइड्रोजन से पहले क्या बना उसका हमें पता नहीं है। उसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों की रिएक्शन कराएंगे, और ये रिएक्शन हम याद कर लेंगे। और यहाँ पर होगा आपका फेरिक ऑक्साइड यानी Fe3O4, फेरिक ऑक्साइड, यहाँ पर बनेगा फेरिक ऑक्साइड, यहाँ होगा फेरिक ऑक्साइड Fe3O4, और साथ में क्या बन रहा है हाइड्रोजन, यानी खाली स्थान में क्या आएगा, फेरिक ऑक्साइड आएगा। और फेरिक ऑक्साइड कैसे बनता है देखते हैं दोबारा, कि जब हम आयरन की रिएक्शन कराते हैं जल से, तो हमें क्या मिलते हैं, उत्पाद के रूप में क्या मिलते हैं, उत्पाद के रूप में मिलते हैं फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन। जबकि हाइड्रोजन इन्होंने भर रखी है, और भरना क्या है मुझे भरना फेरिक ऑक्साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड आ जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर रहा है। मैग्नीशियम का सूत्र Mg। भाई जब मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर तो हमें पता नहीं है, फिलअप भरना है, और साथ में बना हुआ हाइड्रोजन, यानी हमें हिंट्स मिल गया है कि मैग्नीशियम की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करने पर हाइड्रोजन बनना है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ क्या बन रहा है इसका हमें पता नहीं है। तो देखते हैं कि मैग्नीशियम का सूत्र लिखेंगे Mg, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र लिखेंगे H2SO4। तो अब देखते हैं कि Mg सक्रियता श्रेणी में Mg का स्थान H2 से ऊपर है, यानी हाइड्रोजन से ऊपर है। तो Hg हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु हुई, और जब Hg हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु है तो H2SO4 में से H2 को Mg विस्थापित कर देगी और स्वयं उसके स्थान पर आ जाएगी, और H2 को क्या कर देगी, बाहर विस्थापित कर देगी, जो आपको रिएक्शन में दिखाई दे रहा होगा। यानी Mg ने H2SO4 में से H2 को यानी हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, विस्थापित कर दिया है, और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लिया है। यानी यहाँ बनेगा आपका हाइड्रोजन तो दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन तो बन रहा है, लेकिन साथ में क्या बनने वाला है, यहाँ बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा यहाँ। अब देखते हैं लास्ट रिएक्शन हमारी है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र है NaOH। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता तो साथ में जल बनता है। हमें दे दिया कि साथ में जल बन रहा है, और ये रिएक्शन हमने पढ़ी भी रखी है। ये जो रिएक्शन है ये है उदासीनीकरण अभिक्रिया की, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने ये रिएक्शन पढ़ी हुई है कि जब हम अम्ल से क्षार की रिएक्शन कराते हैं तो लवण बनता है, यानी यहाँ लवण बनना है यहाँ, और साथ में जल बनना है। तो लवण क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH बने, NaOH हमारे पास है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हमारे पास है। दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जाएगा। तो इस प्रकार तो हम देखते हैं कि इसमें बन गया हमारा NaCl, और साथ में बना है जल। तो यहाँ पे जल तो हमें दे रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पर जाएगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, यहाँ लिखा जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो ये थी हमारी
संतुलित रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना। तो इस प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। यदि ये वीडियो आपको समझ में आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।